अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अरूसा चौधरी और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हम मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से दो अहम अमूर हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला बने हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ईरान और अमेरिका वॉर के हवाले से, तो ईरान अमेरिका वॉर है जिसने सबको इस वक्त परेशान कर रखा है, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा खत्ता बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। ऑल्दो कि इस वॉर में एक पीस निगोशिएशन का अमल जो है हो चुका था और पाकिस्तान ने उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था, लेकिन उसके बाद चीज़ों का इस तरह से बिगड़ जाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। और बहुत सारे जो हमारे फ़रीक़ैन हैं वो इसमें बेहतरी की कोशिश करें। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसाम, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर हम ईरान और अमेरिका के जंग के हवाले से बात करें तो मौजूदा सूरत हाल या जो करंट सिनेरियो है, इसको कैसे देखते हैं आप? रहीम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इनवाइट करने का। इस वक्त अमेरिका ईरान जंग जो है वो एक बहुत खतरनाक मरहले में जा चुकी है, जहां पे एक पहली पीस डील हुई, पीस निगोशिएशंस हुए, और उसके बाद पीस डील के बाद तकरीबन एक महीने से कुछ ऊपर का वक्त हुआ है, लेकिन इस वक्त ईरान और अमेरिका दोबारा जंगी महाज पर एक्टिव हो चुके हुए हैं। ईरान और अमेरिका दोनों जो हैं वो इस वक्त लड़ाई के मैदान में आ चुके हुए हैं। एक तरफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है बंद किया जा चुका हुआ है, एक वो स्ट्रेट जो कि लड़ाई से पहले बिल्कुल ओपन थी, इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल ओपन था, लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका हुआ है, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका हुआ है तो बिल्कुल। ये गलत ना होगा, ये बेजा ना होगा। ईरान इस वक्त जो भी यूएस बेसिस हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन में, इंक्लूडिंग कतर, इंक्लूडिंग ओमान, इंक्लूडिंग यूएई, उन पर एक बार फिर उसने हमला किया है, जबकि यूएस ने भी पिछले 2-4 दिनों में जो है वो ईरान पर बेशबहा जो है वो अटैक्स किए। तो इस वक्त सिचुएशन इंतहाई पेचीदा हो चुकी है, और सिचुएशन इसलिए इंतहाई पेचीदा हो चुकी है बिकॉज इस सिचुएशन में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना जो है वो मुश्किल होगा। ये भी हम जानते हैं और शुरू से हम जानते हैं कि दोनों फरीकैन का एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, और क्योंकि बिल्कुल। दोनों फरीकैन का एतमाद नहीं है तो पाकिस्तान और कतर की सालसी में पहले पीस निगोशिएशंस हुए, उसका एक राउंड पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद मल्टीपल राउंड्स मुख्तलिफ जगहों पर हुए, मिडिल ईस्ट में कतर में हुए, उसके बाद स्विट्जरलैंड में जो है वो फाइनल राउंड एक हुआ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों फरीकैन के दरमियान आपस में एतमाद की फिजा बरकरार नहीं रह पाई है, इस वक्त जंगी फिजा का दोबारा मुश्तइल हो जाना, जंग का दोबारा शुरू हो जाना, इस वक्त ना सिर्फ मिडिल ईस्टर्न रीजन के लिए बल्कि साउथ एशियन रीजन के लिए भी एक इंतहाई खतरे की अलामत है। बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि जब जंग शुरू हो चुकी थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज हो चुका था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका था, तो उससे तेल की कीमतों पर, गैस की कीमतों पर बेइंतहा फर्क पड़ा था, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन पर, डॉक्टर इंपोर्ट साहब, एक्सपोर्ट पर। हम इकोनॉमी की चीज़ों की जानिब जी तो ज़रूर आएंगे, हम इकोनॉमी पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की, तो चूंकि ईरान की तरफ से हमले जो है बेदर पे मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को निशाना बना, ऑल्दो कि अमेरिका के ही अड्डे हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो एस्केलेशन है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और जो मामलात हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इससे पहले जब मुज़ाकराती अमल जारी था और इससे पहले जब पीस डील की तरफ बातें चल रही थी और एक महीना पहले जब पीस डील साइन हुई है, तो उस वक्त ईरान और यूएई और सऊदी अरब के मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत पेशरफ्त देखी जा रही थी। सऊदी अरब का वफ़द भी जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो तदफीन थी उसके मौके पर जो था वो ईरान में मौजूद था। यूएई के वफ़द के साथ भी जो है वो ईरान के जो थे वो नेगोशिएशंस जारी थे। लेकिन इस वक्त दोबारा हमले जो हैं वो आईआरजीसी की जानिब से जो है अमरीकी बेसिस पर दोबारा हमले ये बात जाहिर करते हैं कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में ताल्लुकात इन ममालिक के दरमियान इंतहाई खराबी की जानिब रवाना है, इंतहाई खराबी की तरफ हैं। और अगर अगर इस वक्त पाकिस्तान, कतर और दूसरे ममालिक ने, जिसमें कि यूरोपियन ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, उन्होंने अगर इस वक्त इन इन ममालिक को, इन फरीकैन को जो है पर्टिकुलरली यूएस, ईरान और इसराइल को इस जंग बंदी की तरफ कोशिश नहीं की,
दोबारा इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश नहीं की, तो ये मिडल ईस्टर्न खित्ता जो है वो एक इंतहाई गहरी आग में धकेला जाएगा, एक इंतहाई खतरनाक जंग में धकेला जाएगा, जिसको इस वक्त दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। दुनिया को इस वक्त अमन की जरूरत है, दुनिया को इस वक्त पीस की जरूरत है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस सिचुएशन में मिडिल ईस्टर्न ईरानियन लीडर्स और यूएस लीडर प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा, जो कि अपने बयान पर किसी भी हद पे कायम नहीं रहते, जो कि अपने बयान अपने जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं वो हार्डली उन स्टेटमेंट्स पर कायम रहते हैं। कल जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो स्टेट ऑफ हरमुज पर 20% टैरिफ आयद करेंगे और वो स्टेट ऑफ हरमुज की हिफाजत का जो है वो टैक्स लेंगे, लेकिन आज वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हो गए। तो हम ये देखते आ रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी भी स्टेटमेंट्स देते आए हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स पर वो अपनी बात पर कायम रहने में नाकाम हुए हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि इजरायली लीडरशिप और यूएस लीडरशिप इनके दरमियान आपस में भी तनाज़ात है। यूएस इस जंग में अपनी मर्जी से शामिल हुआ था। अच्छा, इजराइल की इमाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पिछले दिनों काफ़ी दिनों से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हम एमओयू की बात करें, उन नकात की बात करें जिसके ऊपर एमओयूज़ को साइन किया गया था, उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो नकात थे वो इस ईरान के हक़ में रहे हैं और ईरान को ही उससे फ़ायदा हो रहा था। अदर देन अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, उसके अमेरिका का जो एक मुद्दा था या अमेरिका की जो एक टसल थी या एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो ईरान में जो है न्यूक्लियर पावर के ऊपर था, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ईरान के हक़ में थी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस मसले में प्रोवोकेशन का जो है किरदार अदा करें। उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ईरानियन लीडरशिप एक सेंटर्ड लीडरशिप नहीं है, ये एक लेयर्ड लीडरशिप है कि जहां पे आईआरजीसी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती है। और इस जंग के दरमियान हमें ये जो एक पहलू है, ये इसने जो है बहुत ज्यादा मनफी किरदार अदा किया असल में, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप यूएस की लीडरशिप के साथ या मुज़ाकरात की टेबल पर जो चीज तय करती थी, वो इवेंचुअली आईआरजीसी की लीडरशिप से मनवाना मुश्किल हो जाता था, उनकी फौजी लीडरशिप से, उनकी फौजी क़यादत से मनवाना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ईरानियन जो फौजी लीडरशिप है और ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके दरमियान आपस के जो इख्तिलाफात है और इनके दरमियान जो क़यादत की तकसीम है, इस वजह से भी बहुत से मामलों पर जो है वो मुज़ाकरात में पेशरफ्त बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है, जिस तरीके से उसूलन होनी चाहिए थी। उसके मुकाबले में जब हम यूएस लीडरशिप की बात करें, तो वो एक सेंटर्ड लीडरशिप है, एक्सेप्ट जब इससे पहले भी जब मैंने बात की कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी स्टेटमेंट्स पर कायम रहने में नाकाम रहे हैं, उसके अलावा उनके जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है इंक्लूडिंग विटकॉफ, ये तमाम जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स पर, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जेडी वेंस का मेंशन करना जरूरी समझूंगा कि उन्होंने जो भी मामलात तय किए, जो भी बातें की, वो उन मामलात को जो है वो उसूली तौर पर निभाने में कामयाब हुए। लेकिन जब हम ईरानियन लीडरशिप की बात करते हैं, तो ईरानियन लीडरशिप बहुत बेहतर तरीके से इस मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं ले जा पाई। अच्छा हसन साहब, अब इकॉनमी की जानिब आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इकॉनमी के ऊपर असर पहले भी पड़ा था और पूरी दुनिया की इकॉनमी की हम बात करें, हम सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन अभी पिछली जो असरात थे जंग के वो रिवर्स नहीं हुए थे कि एक नया प्रेशर आन पड़ा है, और आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ें रिवर्स नहीं होती तो ये असर कहाँ तक जाएगा? देखें, ये इस वक्त इकॉनमी के लिए तो इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। जंग किसी भी सतह पर देख लें, आपको पॉलिटिकली देख लें, आपको सोशली देख लें, आपको इकोनॉमिकली देख लें, वो आपको सोसाइटल टेंडेंसीज में देख लें, जंग किसी भी हवाले से देख लें, वो इंतहाई पेचीदा सूरत हाल, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल इंसानों के लिए, वो चाहे किसी भी रीजन के हो, वो साउथ एशियन रीजन के हो, वो मिडिल ईस्टर्न रीजन के हो, वो यूरोप के हो, या वो दुनिया के किसी भी रीजन के हो, वो इंसानों के लिए इंतहाई पेचीदा, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देती है। जब आपने इकॉनमी की बात की है, तो इससे पहले हमने देखा है कि सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में 457 रुपीस पर लीटर तक ऑयल पहुंच गया था, जो कि एक आम आदमी की बर्दाश्त से मुकम्मल तौर पर बाहर है। और जब तेल
ये बात भी आम आपके आवाम को आम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब तेल महंगा होता है, जब पेट्रोल तो हर महंगा होता चीज है, की तो कीमत में उसके इजाफा साथ, होता हाँ है, जी, हर उसके चीज साथ की हर कीमत चीज में। की, बिल्कुल हर चीज की कीमत में इजाफा होता है, और उससे आम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, मईशत का पहिया चलना मुश्किल हो जाता है, स्टेट के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। और जब लोग अपना कारोबार नहीं कर पाते हैं, जब लोग अपनी मईशत नहीं चला पाते हैं, तो स्टेट के लिए भी टैक्सेशन कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो स्टेट जाता के है। मामलात भी जो है वो पूरे करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के लिए भी ये चीज इंतहाई मुश्किल है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये चीज इंतहाई मुश्किल है कि वो महंगे दामों पर इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो ऑयल खरीदे। हमें ये बात सबको पता है कि हमारे पास जो है वो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज है, हमारे लिए डॉलर्स इकट्ठे करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज इंतहाई मुश्किल है। तो इसको अगर मैं कम्युलेटिवली देखूं, तो ये चीज ना सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी, बल्कि बल्कि मिडिल पूरी ईस्टर्न दुनिया रीजन को। को भी, हाँ जी, पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को भी इफेक्ट करेगी, और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है जी। हसन साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम गुफ्तगू को जारी करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक टू सबसे पहले पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका की वॉर के हवाले से, और दूसरा अहम ऑपरेशन जो पाकिस्तान में चल रहा है, ऑपरेशन शाबान, उसके ऊपर भी अब कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर हसाम हमारे साथ मौजूद है। हसाम साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं ऑपरेशन शाबान के हवाले से। आखिरी दहशतगर्द तक के ज़िंदा रहने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। फ़ौज ने दो टोक इस बारे में अपना बयानिया जारी कर दिया है, और ये ऑपरेशन जारी और सारी भी है। कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन की जो प्रोग्रेस है और जो चीज़ें जिस वक्त चल रही हैं, उसके हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बलूचिस्तान में इस वक्त इंतहाई सूरत हाल कशीदा है, और पिछले काफी अरसे से ये सूरत हाल जो है वो कशीदा है। और पाक फौज, पाक आर्मी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम लोग इंतहाई बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे। जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको बार बार ये वार्निंग दी जा रही थी, उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि आप हथियार गिरा दें, आप स्टेट के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन ये फैसला कौन वक्त आ गया है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये ऐलान किया कि ऑपरेशन शाबान शुरू करके, और बलूचिस्तान में जब तक आखिरी दहशतगर्दी है उसके खत्म होने तक ये ऑपरेशन शाबान जो है वो जारी रहेगा। जी। इस वक्त तक तकरीबन 126, जो ऑफिशियल इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 126 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। अब हमें ये भी पता है कि बलूचिस्तान में सिर्फ इस वक्त जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉक्सीज नहीं है, बल्कि जो डोमेस्टिक प्रॉक्सीज हैं ये भी एक्सटर्नल प्रॉक्सीज की ईमा पर जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का फितना जो है, दहशतगर्दी को जो है वो फरोग दे रही है, दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में एक खौफ व हिरास की फिजा जो है वो काफी अरसे से कायम की हुई है। तो यहाँ पर ना सिर्फ डोमेस्टिक एलिमेंट्स को खत्म करना जरूरत है, जो कि ऑपरेशन शाबान के जरिए एफसी, पुलिस और आर्मी जो है वो इकट्ठे होकर जो है वो उन्होंने ऑपरेशन शाबान के जरिए वो इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान में इंशाल्लाह जल्द अमन होगा, बलूचिस्तान इंशाल्लाह दहशतगर्दों से जल्द पाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जिस लिहाज से, जिस तरह से, जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये ऑपरेशन शाबान शुरू किया है, और जिस स्ट्रैटेजी के तहत पिछले कुछ दिनों में ये ऑपरेशन शाबान की कार्रवाइयां की गई हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी हैं। ये कार्रवाइयां जो है ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त कंप्लीटली फोकस्ड है। अच्छा हसाम, मुझे ये मुल्क भी से बताइएगा, डेफिनेटली नंबर्स तो सामने आ रहे हैं और आपने अभी अपडेटेड नंबर भी हमारे साथ शेयर किया, लेकिन किस हद तक हम इस दहशतगर्द नेटवर्क को डिसमेंटल करने में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं अब तक? देखें, ये तो स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन है।
इस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये ऑपरेशन खत्म होने में भी वक्त लगेगा। ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इस ऑपरेशन से जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो 2 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने एग्जैक्टली। में मिल जाएंगे। इस ऑपरेशन को खत्म करने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि दुश्मन ने जितनी कार्रवाइयां की हैं, और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा दुश्मन सिर्फ भारत नहीं है, हमारे बिल्कुल। दुश्मन दुनिया में और भी बहुत सारे मौजूद हैं। और इस वक्त जब ईरान यूएस का तनाजा जारी है, इसराइल, मोसाद और दुनिया में जितने भी हमारी प्रॉक्सीज हैं, जितने भी स्पॉयलर्स हैं, जितने भी दुश्मन हैं, वो इस वक्त बलूचिस्तान के बॉर्डर पर, ईरान के बॉर्डर पर काफी एक्टिव है। तो हमें ये नेटवर्क खत्म करने में वक्त जरूर लगेगा, और इस बात पे किसी को भी बईद शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी यकीन होना चाहिए, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर यह भी यकीन होना चाहिए कि ना वो सिर्फ ना ये डोमेस्टिक नेटवर्क खत्म करेंगे, बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क को भी खत्म करने में, और जो प्रॉक्सीज हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, उनका किरदार भी पाकिस्तान के हर कोने से, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान से खत्म करने में अपना पूरा रोल अदा करेंगे। अच्छा साहब, मुझे और ये बताइएगा कि ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, चीज़ें फोकस्ड है और आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये चलता रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंसर्स की, और अगर हम बात करें उनके सपोर्टर्स की, या जो लोग उनको फाइनेंस करे हैं या जो उनके सहूलतकार हैं, तो वो तो सबके सब वहाँ मौजूद नहीं है, वो तो कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। तो उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए, उन फाइनेंसर्स को तोड़ने के लिए, या उन सहूलतकारों को ख़त्म करने के लिए अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो स्पॉयलर्स हैं, जिन स्पॉयलर्स की आप भी बात कर रही हैं और जिन स्पॉयलर्स की मैं भी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली भारत जो है वो नंबर 1 स्पॉयलर है, और उसके अलावा भी मैंने आपसे जैसे पहले बात की कि बाकी स्पॉयलर्स मौजूद हैं। तो स्टेट अपनी कार्रवाइयां सिर्फ जो है वो जो कन्वेंशनल ऑपरेशंस तक उस तक जारी नहीं रखे हुए है। स्टेट नॉन कन्वेंशनल टैक्टिक्स, नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज जो है वो भी एक्टिवली यूज कर रही है। हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी ना सिर्फ अप्राइज किए हुए हैं, बल्कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अप्राइज किए हुए हैं। हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेबहा कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, 80,000 का फिगर, बल्कि 81,000 का फिगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में कोट किया था, और इस बात को भी 5 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद भी 3 से 4,000 शहादतें और हो चुकी हुई हैं। तकरीबन हर साल 800 से 1000 के करीब शहादतें होती हैं, जिसमें हमारे फौजी जवान भी शामिल होते हैं और जिसमें हमारे जो है वो सिविलियंस भी शामिल होते हैं। तो जितनी हम ये शहादतें दे रहे हैं, 85 से 86 हजार हम शहादतें दे चुके हुए हैं, ये दुनिया को भी हम अप्राइज कर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी अप्राइज कर रहे हैं, और दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी कुर्बानियां दी हैं, दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी। हम यूएस के खिलाफ वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन लाए थे। इंडिया ने यूएस के साथ क्या किया और पाकिस्तान ने यूएस के साथ क्या किया। इंडिया ने ईरान के साथ क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, और पाकिस्तान ने यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल प्ले किया। ये दुनिया बहुत अच्छे से देख रही है, और दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या किरदार है, पाकिस्तान का पीस मेकिंग में क्या किरदार है, और इंडिया का दहशतगर्दी पनपने में, दहशतगर्दी को फरोग देने में, दहशतगर्दी को फाइनेंस करने में क्या किरदार रहा। अच्छा हसाब, मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा कि फ़ौज अपना काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, फ़ौज हमेशा अपना काम करती नज़र आती है। ये इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी होते रहे हैं, ये ऑपरेशन अब भी हो रहा है, लेकिन हमेशा यही होता है कि ऑपरेशन ख़त्म होता है और फिर कुछ नए अनासर वहाँ पे जो है अपनी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं और चीज़ें दोबारा से हमें होती दिखाई देती है, चाहे वो दहशतगर्दी के मामला हैं या टेरर फाइनेंसिंग के मामला हैं। तो अमली तौर पर इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए अभी तक हम कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, या ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हमें अब की बार करने चाहिए ताकि हम आइंदा आने वाले ऐसे मामलात को निपटने से पहले ही इन्हें ख़त्म कर सकें? देखिए, ऑपरेशन शाबान पे सबसे पहले आपने वन लाइनर खुद ही कहा कि जब तक आखिरी दहशतगर्द हलाक नहीं होगा। अब जब तक अब आखिरी दहशतगर्द कब हलाक होगा ये हम नहीं जानते। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि ये 2-4 दिन का या 2-4 महीने का वक्त आई लगेगा। अग्री, बट हसाब मैंने ये भी कहा ना कि हमेशा फौज अपना ऑपरेशन करती है, हम वहाँ से उस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हमें दोबारा से वहाँ पे वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जहाँ पर गुड गवर्नेंस के मामलात भी आते हैं। तो सिर्फ फ़ौज का किरदार नहीं है यहाँ पर, गुड गवर्नेंस के मामलात भी हैं, यहाँ पर मुआशी और सियासी मामलात भी हैं। उन चीज़ों को कैसे बेहतर करना है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बलूचिस्तान में सियासी मामलात भी जो हैं वो कशीदगी का शिकार रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अमन और अमान है। जब तक एक सूबे में एक पर्टिकुलर थ्योरी है कि जिसके तहत जब तक एक जगह पर
गुड गवर्नेंस नहीं होगी, जब तक एक जगह पर पीस नहीं होगा, वहां पर कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को जो है वो बेहतर तरीके से करना जो है वो मुश्किल हो जाता तो फिर इसी है। गुड तो गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए हमें कौन से जो है इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? आप ठीक कह रही हैं। गुड गवर्नेंस को बता देखें, यहाँ पे जो है वो कन्वेंशनल, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि हमारी फौज जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जा रही है और कन्वेंशनल वॉरफेयर के जरिए जो है वो टेररिस्ट को अप्रीहेंड कर रही है, वहां पे नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। और गुड गवर्नेंस के तहत बलूचिस्तान के अवाम का वाहिद मसला जो है वो उनकी माश है, वो उनकी माशियत है। जब तक इकोनॉमी उनकी बेहतर नहीं होगी, जब तक उनके लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वो लोग अपने जो वसाइल हैं उन देखें, आप बलूचिस्तान में कहीं भी चले जाएं, आप मेन स्ट्रीम कोयटा में चले जाएं, बलूचिस्तान के नौजवान का सबसे बड़ा मसला उनका माश है। अगर उनको माश बेहतर मिलेगा, अगर उनको अमन अमान मिलेगा, अगर उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, अगर उन्हें अपने शहर में, अपने सूबे में, पशीन जैसे इलाके में या गवादर जैसे इलाके में अगर उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे, तो बलूचिस्तान में बदअमनी जो है वो कम हो जाएगी। और इस तमाम सूरत हाल के लिए जो सबसे पहली चीज है वो अमन अमान कायम करना है, जिसके लिए ऑपरेशन शाबान इस वक्त किया जा रहा है। गुड गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है, उसको आप खत्म नहीं कर सकती, लेकिन गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमी, इसके लिए सबसे पहले पीस स्टैब्लिश करना जरूरी है। जब तक पीस स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आप गुड गवर्नेंस से वो फवायद नहीं हासिल कर सकते जो कि अवाम एक्सपेक्ट करती है, जो कि आम बंदा एक्सपेक्ट करता है। अब हम चीफ मिनिस्टर को देखते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, हम ऑफिसर्स को देखते हैं, हम पाकिस्तान फोर्सेस को देखते हैं, लोग इनको तो देखते हैं, लेकिन लोग अंडरलाइंग रीजंस को, अंडरलाइंग कॉजेस को नहीं अंडरस्टैंड करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसाम। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से, ऑपरेशन शाबान के ऊपर हमने बात की। और जब हम ऑपरेशन शाबान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक जानिब तो हमारी फ़ौज सरहदों पे लड़ रही है और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वो अपनी जान के नजराने भी पेश कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं सियासी महरक़ात को, तो सियासी जो जमातें हैं वो कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि वो एक पेज पर हमें नज़र नहीं आती। और अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो वो अक्सर व बेशतर ऐसी कोई ना कोई बात छेड़ देते हैं जो तनाज़े का बायस बन जाती है। और अब भी मौलाना साहब की जानिब से एक बयान सामने आया है, काफ़ी मुतनाज़ बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने फ़ौज के ऊपर कड़ी तनकीद की है, जिसके बाद एक शोरगुल मच गया है और उनके बयान को काफ़ी तनकीद का सामना भी है, क्योंकि लोग बहुत खुलकर बात करें। और आजकल के दौर में जब मीडिया का ज़माना है और ख़ासतौर पर डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो हर चीज़, हर स्टेटमेंट जो है वो आड़े हाथों ली जाती है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अच्छा मुजाहिद शेख साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी जी, डॉक्टर हसाम भी हमें डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद शेख साहब से सबसे पहले मैं सवाल जानना चाहूँगी। मुजाहिद शेख साहब, मौलाना फजल रहमान पिछले काफ़ी अरसे से खामोश थे, जो कुछ चल रहा था और फिर पाकिस्तान का जो भी किरदार रहा है और पॉजिटिव किरदार रहा है और फ़ौज का जो पॉजिटिव किरदार रहा है, उस पर तो उनका कोई बयान नहीं आया सामने। लेकिन अब जब एक तरह से हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने आकर एक ऐसा बयान दे दिया जो काफ़ी मुतनाज़ है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ कि मौलाना साहब काफी अच्छा खामोश रहे और वो क्रेडिट जो दुनिया भर ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज ने ऐसा काम किया जिसको दुनिया भर ने जिसका एतराफ़ किया कि जो कर दिया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फौज ने कमाल कर दिया, और जिसको सुपर पावर कहा जाता है पूरी दुनिया का, उस बात का एतराफ़ अमेरिका ने भी किया और तस्लीम किया। एक तो उससे मौलाना साहब का कोई स्टेटमेंट जो है वो नजर नहीं आया, नजर से नहीं गुजरा, ना सुनने में आया। अब उन्होंने जो एक बयान दिया जो सिर्फ
मतनाज़ा नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंतहाई जो है वो अफ़सोसनाक बयान है कि हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ या उन शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत, किसी लिहाज से भी फरामोश नहीं की जा सकती हैं। जिन कुर्बानियों का या जिन शोहदा का भी जहाँ पे भी हम ज़िक्र करें, वो काबिल तारीफ़ ही है और तारीफ़ का हिस्सा रही हैं। तो मौलाना साहब का ये बयान जो है हर तबके के हर उस शख्स ने जो बाशऊर है, जिसको पता है, जिसको इसके बारे में इल्म है, उसको अफ़सोसनाक करार दिया। यहाँ तक के बहुत सारे मुतालबात ये भी सामने आए कि इनको साइबर क्राइम का जो है वो मुकदमा भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एफआईआर जो है मुकदमा भी इस पे दर्ज होना चाहिए। तो ये लोगों के जज्बात हैं, लोगों का वो जज्बा है जिसका इजहार वो मुख्तलिफ किस्म की कानूनी कार्रवाइयों की सूरत में लोग दे रहे हैं कि ये बयान नाकाबिले जो है इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। और इसके ऊपर जितना भी जो है वो तनकीद की जाए मौलाना साहब की, वो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जब भी हुकूमत में रहने की बात हो, हुकूमत के साथ किसी भी हुकूमत के साथ समझौते की बात हो, तो सबसे पहले मौलाना साहब का नाम जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन कितने अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनसे ये चीज तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। लोग तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह का बयान जो है वो दे सकते हैं अच्छा या मुजाहिद उनको साहब, देना उनकी चाहिए। अगर उनके साथियों से पूछा जाए तो हाफिज़ अहमदुल्ला साहब कहते हैं कि हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मौलाना साहब के बयान को मुतनाज़ बना रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो मौक़िफ़ है अगर इसको हम एक तरफ से देखें तो हमेशा होता है और ये कोई पहली दफ़ा इस तरह का बयान नहीं आया। जब भी कोई ऐसा नेशनल इशू या ऐसा कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ हो रही हो, तो ज़ाहिर है उस दौर की हुकूमतें और उस वक़्त के जो हुक्मरान हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं लोगों की तवज्जो, कि लोगों की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ चली जाए और असल हक़ाइक़ को जो है वो छुपाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये मौक़िफ़ इस मौके पर दुरुस्त नहीं लगता मेरे नज़दीक के किसी किस्म की तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बयान तो उन्होंने दिया, अगर ये बयान ना दिया जाता तो शायद फिर हम कह सकते थे कि हुकूमत किसी और इशू को हाईलाइट कर रही है या किसी और इशू के ऊपर तवज्जो को हटाने के लिए इस तरफ ले जाया जा रहा है। ये तो बयान अभी हुआ, अभी दिया गया और उसका जितना भी रद्द-ए-अमल था, ये हम सबके सामने है। तो फिर ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल है कि इस वक़्त दुरुस्त नहीं है, जो उनके जो जमात के लोग हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। जी। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये कोई पहला बयान नहीं है जो इस तरह से फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मौलाना साहब ने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया है, चाहे वो ऑपरेशन शमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का मामला है, तब भी उनका कहना था कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया और कौमी सलामती जैसे मामलात में मुंतखब इदारों को मरकज़ी किरदार मिलना चाहिए। इट मीन्स कि उन्होंने कहा कि उनको वो किरदार नहीं दिया गया। नवंबर 2019 में जब आज़ादी मार्च था तब उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के वोट से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आई है। बड़ा सीधा सीधा इल्ज़ाम था। जुलाई 2024 के ऑपरेशन में भी उन्होंने कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है उसकी उन्होंने मुखालफत भी की और कहा कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुस्तकिल हल नहीं है। इसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की, ठीक है, उससे हम अग्री करते हैं कि गुड गवर्नेंस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सियासी मामलात को बेहतर करना भी ज़रूरी है, लेकिन इन मामलात को बेहतर कौन करेगा? इन तमाम सियासी जमातों को वन पेज पर कौन लाएगा? ये तमाम सियासी जमातें एक जगह पर बैठ के मसले के हल के ऊपर बात क्यों नहीं करती? हमेशा तनकीद और बराए तनकीद के मामलात पर ही क्यों तवज्जो दी जाती है? देखिए मौलाना साहब बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा कि हमेशा इस तरह के उनके बयानात जो हैं वो सुनने को मिलते रहे और बड़े नाजुक मरहलों पे बड़े ही सख्त किस्म के उनके बयानात जो हैं वो सामने आते रहे हैं। और अगर वो ये बात करते हैं कि हमारी कौम के लिए, अवामी मसाइल के लिए ये किसने सोचना है, तो देखें कोई भी जमहूरियत वाला मुल्क जो होता है, जो हुक्मरान होते हैं, ये मसले तो उन लोगों ने हल करने होते हैं जिस दौर में भी और जिस हुकूमत में भी। हमेशा हमने तो यही देखा कि मौलाना साहब उनका
हिस्सा रहे। और जब वो ये तमाम मामला देखते हैं कि शायद किसी और तरफ जाना शुरू हो गए हैं या उनकी तरफ आना शुरू हो गया है, तो फिर वो इस तरह के बयान दाग देते हैं। लेकिन क्या ये सियासी जमातों की और ऐवानों में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीजों को समझे कि इस तरह के बयानात मौलाना साहब को ही क्यों सूझते हैं, क्यों वो इतने हसास मौजू पे, इतने हसास किस्म के मामला को जो है वो बड़ी आसानी से कह जाते हैं। फिर इनकी एक लंबी सारी खामोशी जो है वो बहुत सारे सवालात को भी जन्म देती है, बहुत जन्म सारे देती है। लोगों अच्छा, की। डॉक्टर हसाम की जानिब आएंगे। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें, एक लंबी खामोशी, वो ऐसे अब्दी नींद से जागे और एक बयान उन्होंने दे दिया और फिर वो अब खामोश हो जाएंगे, या वो इसी तरह के बयान देते रहते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने एड्रेस करना है कि एक तो मुझे रीज़न जाननी है कि पिछला पूरा साल जब इंडिया के साथ हमारे मामला चल रहे थे, जब पाकिस्तान पीस डील का हिस्सा बन रहा था, जब फ़ौज के तमाम अप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हो रही थी, तब मौलाना साहब कहाँ थे? एंड देन फिर हम अगले पॉइंट पर आएंगे। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसको हमेशा मफाद परस्त हुक्मरान मिले हैं, मफाद परस्त लीडरशिप मिली है। और JUIF जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा रही है जिसने हमेशा मफाद देने की कोशिश की है। JUIF की पूरी लीडरशिप हमेशा ऐसी ऐसी जो है वो गवर्नमेंट्स का हिस्सा रही है, ऐसे टोलों का हिस्सा रही है, ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा रही है जिन्होंने मफाद को नेशनल इंटरेस्ट पर तरजीह दी है। इस मौके पर, इस वक्त पर, जब पाक फौज बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ, फितनतुल खवारिज के खिलाफ जो है वो एक फैसला कुन ऑपरेशन कर रही है, जब ऐसे वक्त पर जब इत्तेहाद की जरूरत है, नेशनल यूनिटी दिखाने की जरूरत है, वहां पर एक ऐसा बयान देना जिसने कौमी लीडरशिप को, पॉलिटिकल, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को बल्कि फौज के हर जवान को, फौज की लीडरशिप को इंतहाई झंझोड़ कर रख दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब एक इंतहाई मंजे हुए सियासतदान है और उनका पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई अहम किरदार है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस मौके पर, इस वक्त पर मौलाना साहब का ये बयान देना और फिर हाफिज हमदुल्ला साहब का इस बयान को जो है वो बैकअप करना, इस बयान को जो है वो सपोर्ट करना। देखिए, उन्होंने कहा असल मसलों से तवज्जो जो है वो हुकूमत जो है वो हटा रही है। क्या है असल मसले? क्या बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इस वक्त कौन से ही मसाइल हैं जिससे हम दो चार हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, रहिएगा। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करेंगे ड्रग फ्री पंजाब के हवाले से। पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए हैं। उन्हीं में से एक इनिशिएटिव है ड्रग फ्री पंजाब। और अगर हम बात करें ओवरऑल पंजाब की, तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन कार्रवाइयों में अब तक 26,267 मंशियात फ़रोश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 25,200 जो है 43 के करीब मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। बरामदगी की अगर हम बात करें तो 13,324 किलो चर्स, तकरीबन 1251 किलोग्राम हेरोइन दरियाफ्त की गई है। इसके साथ साथ 870 किलोग्राम आइस और 557 किलोग्राम अफ्यून भी जो है गिरफ्तार की गई है। इसके साथ साथ 3,79,000 लीटर शराब जो है उन्होंने बरामद की है। एक बड़ा स्टॉक न सिर्फ उन्होंने बरामद किया है, उसको ज़ाया कर दिया गया है। लेकिन स्टॉक तो हमेशा आता है और ज़ाया कर दिया जाता है, हम देखते हैं फिर से स्टॉक और आ जाता है। मेन मकसद है इन ड्रग कार्टल्स को तोड़ना, इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार साहब, कंसल्टेंट है एंटी नारकोटिक्स कैंपेन के। सब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है ड्रग फ्री पंजाब कैंपेन में। अब तक की जो अपडेट्स हैं, अब तक की जो प्रोग्रेस है, उसके हवाले से कुछ बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया कि बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जिस पे आपने मौका फराहम किया। ये जो भी आप फिगर बता रही हैं ये तो पंजाब पुलिस की हैं, जो उन्होंने अभी रवां बरस जो है ये 6 महीने की एक प्रोग्रेस जो बयान की है।
लेकिन इससे हट के थोड़ा सा जो पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए हमारी मोहतरमा सीएम साहबा और हमारी पाक आर्मी ने जो इनिशिएटिव लिया, और उस इनिशिएटिव में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स वजूद में आई। पंजाब पहला सूबा है और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ, मैं इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, कोई भी वज़ीर आला इतनी तगोदो से या तनदेही से काम नहीं करता। अगर किसी वज़ीर आला को कहते थे कि सर ये हो रहा है तो वो मुंह इस तरफ कर लेते थे। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने पाक आर्मी के साथ मिल के जो, और उनके जो फिगर हैं एक साल के दौरान उन्होंने 24 टन के करीब ड्रग्स को पकड़ा है। और जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब है उन्होंने क्योंकि हर साल ड्रग बर्निंग सरमनी होती है और मैं भी उसका एक हिस्सा रहता हूँ, तो 2025 में जो ड्रग बर्निंग सरमनी की रिपोर्ट थी जो इस साल के फरवरी का मार्च में हुई, उसमें 34 टन थी। आप अंदाज़ा कर लें ये पंजाब की सूरत हाल है। ये जो आपने पहले फिगर की है ये पुलिस के हैं, और उसमें जो मुल्ज़मान हैं जो FIR काटी गई हैं वो तकरीबन नियर अबाउट 24-25 हज़ार है, और 25 हज़ार के करीब इस वक्त जो मुल्ज़म जेलों के अंदर है। जेलों की सूरत हाल में क्योंकि उनके साथ भी बड़ा काम करते हैं, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और अडयाला, ये 3-4 और मुल्तान खास फैसलाबाद, ये जेलें सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। यहाँ कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें 9C, 9B और 9A और यूज़र जो हैं इनको मिक्सअप इकट्ठा किया गया है। और आपने ये जो दादोशुमार जो मैंने ऐड किए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर सप्लाई और डिमांड आपस इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इस गहरा ताल्लुक़ होने की वजह से ये चीज़ें कम नहीं हो रही। एक बात किस्मती से जो सप्लाई रिडक्शन पे हमने बहुत सा काम किया कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, कुछ हमारी कंपेन को जाता है क्रेडिट, जो हमने कई सालों से की कि एक नई फोर्स बननी चाहिए, एक नया इस्टेब्लिश होना चाहिए डिपार्टमेंट। लेकिन सप्लाई को कम करने के लिए आपने इकदाम किए हैं, डिमांड को कम करने के लिए आपके पास कोई अभी ऐसी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, विजन, कमिटमेंट नहीं है। अच्छा सर, उसके जानिब पे आएंगे, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारियां की गई हैं, अभी तक जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उसमें अगर हम बात करें स्मगलर्स की, तो हम किस लेवल के लोग हैं जिनको हम अभी तक ऑक्यूपाई कर पाए हैं? क्या हम सिर्फ छोटे छोटे मंशियात फरोशों की ही बात कर रहे हैं, या हम कुछ बड़े मगरमच्छ हैं जिनको हम कैप्चर करने में कामयाब हो? क्योंकि बेसिकली तो इशू है ड्रग कार्टल्स का। आप छोटे मंशियात फरोश जितने मर्जी गिरफ्तार कर ले, जब तक ड्रग कार्टल मौजूद है वो चलता रहेगा। जैसे अगर पिछले दिनों अगर मैं एग्जाम्पल दूँ पिंकी की, तो एक वॉइस मैसेज उसका काफ़ी सर्कुलेट हुआ था जिसमें उसने पहले से ये बता दिया था कि इन केस अगर मैं नहीं भी होती तो फला, हाँ, ये काम चलता चलेगा। और सबसे बड़ी बात एक और उसने की जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, मैं इस फील्ड में इतने सालों से काम करता हूँ, मैं पेरू भी गया, कोलंबिया भी, मैक्सिको भी मैं विजिट करके आया। उसने कहा कि मैंने वो जो कोकीन है वो ग्रो की है सिंथेटिक केमिकल से, जो जिसकी जो प्लेयर है, ये जिसकी क्या कहते हैं मिकदार वो भी ज़्यादा है और प्लेयर भी ज़्यादा है। और वो हमें सबको उसके लिए हैरानकुन, सबके लिए परेशानी थी। आपने ये पिंकी केस के अलावा या जो पहले अभी बात की है, मैं समझता हूँ कि इसमें डिफरेंट कैटेगरी के जो ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग सेलर्स हैं, छोटे लेवल पे हैं, मिडल लेवल पे या उससे बड़े लेवल पे। देखिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जब मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात करता हूँ, आप सप्लाई को कट कर देंगे, दुनिया की हर चीज़ जो है वो शॉर्टेज हो सकती है उसकी, बट ड्रग्स नहीं। आपको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, आटा मिलना बंद हो जाएगा, बट ड्रग्स मिलना नहीं। आप आज ड्रग्स को कहते हैं हमने जी ज़ीरो कर दिया, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि 2-3 साल जो ना ड्रग्स आप उस एरिया से ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ड्रग्स ये कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं है। अब जो पिंकी की मिसाल आप सब लोग देते हैं, अब कोकीन का जो रेट है, मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ कि 25,000 की लाहौर शहर में मिलती है, जो अपर क्लास के लोग हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो साथ शराब का सिलसिला भी इस्तेमाल करते हैं और कोकीन का भी। और पिंकी ने तो अब कहा है कि जो मैं 20,000 की देती हूँ और उसमें जो नमी वाली है मेरी वो 20,000 की है, जो मेरी नई प्रोडक्ट है वो 25,000 की है। बिल्कुल। अब देखें 25,000 की जब आप 1 ग्राम लेंगे, अगर 100 ग्राम आपके पास कोकीन है तो उसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना होते हैं 25 लाख रुपए आप जेब में डाल के लाहौर शहर की सड़कों पे या पाकिस्तान की सड़कों पे अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। तो
चर्स का जो कारोबार है वो 25 लाख रुपए की चर्स आप ये कब्रा भर दें। अब डाइवर्शन पे जा रहे हैं हर तरीके से। तो ड्रग को ख़त्म करने के लिए आप डिमांड को भी ड्रेस करेंगे, उन रीज़न को ड्रेस करेंगे। सर आपने डिमांड की बात की, डिमांड में अगर हम बात करें तो तालीमी इदारे, जो हमारी यूथ है, ये लोग, ये यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा असरात पाए जाते हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएगी? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप सप्लाई ख़त्म कर भी दें, अगर डिमांड ख़त्म नहीं होगी तो सप्लाई के रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अभी तो आपके लिए एक और चैलेंज आने वाला है, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ। वो चैलेंज ये है, जब मैं डाइवर्शन की बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं एज ए एक्सपर्ट मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, मैं सबको अभी बता रहा हूँ कि 2028 हमारे लिए क्रिटिकल साल होगा। ओके, एंड हाउ इज दैट? कि आप डाइवर्शन पे जा रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स की जान। केमिकल। आप देखें, एक नौजवान जो है डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर आप पे है। ठीक है। एक नौजवान है वो पहले ऑलरेडी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, पीयर का इसमें बहुत सा हिस्सा है। Peer pressure वो is बताता है फलां डॉक्टर है, फलां साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो 4,000 रुपया लेगा आपकी फीस। वो आपको डॉक्टर जो है ना वो Prescribe कर देता है। प्रिस्क्राइब करता है 0.5 0.2 ये वो, और साथ ही वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे ये मस्कुलर पेन हो रहा है, इसमें ये भी ऐड कर दे। मैं नहीं नाम बताना चाहता लोग। ठीक है। वो उस नुस्खे को लेके वो पूरा लाहौर की जितनी भी फार्मास्यूटिकल फार्मेसी हैं सबसे वो 6 महीने की मेडिसिन इकट्ठी कर लेता है। आप इसकी स्टडी जो है, जो हमने की है, वो ये है, लाहौर में इस वक्त 100+ ट्रीटमेंट सेंटर हैं। आप उन ट्रीटमेंट सेंटरों में चले जाए, अगर 50 पेशेंट है ना, तो 15 से 17 पेशेंट, 20 पेशेंट वो सारे फार्मास्यूटिकल पे डाइवर्शन पे गए हुए हैं। अच्छा सर, देखिए ये बहुत बड़ा मसला, आई टोटली अग्री विद यू, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अब स्ट्रेस लेवल के लिए, एंजाइटी लेवल के लिए डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब करना, तो फिर इसमें मेरा ख्याल है पेशेंट से ज़्यादा तो डॉक्टर को जवाब दे होना चाहिए कि वो जो अपनी प्रैक्टिसेस में जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनका कोई बैलेंस होना चाहिए, उनको कोई चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उनके साथ कोई प्लान हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें देखना ये भी ज़रूरी है कि देखें लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो उसकी जिस तरह मार्फिन की हम मिकदार रखते हैं, मार्फिन भी हीरोइन से उससे ओपियम से तैयार की जाती है। ठीक है। दुनिया में मेडिसिन के लिए आपने मार्फिन की एक मिकदार रखते हैं, इसी तरह ये लाइफ सेविंग ड्रग है। जब आप इसका मिस यूज अब्यूज करते हैं ना, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है, उस वक्त फिर आप उसके बगैर नहीं रहते। अब मैंने कई ऐसे नौजवान देखे हैं जो आम 10 रुपए की टैबलेट का पत्ता आता है या 20 रुपए का आता है, उसको पीस के अपने ये हाथ रख के उसको स्निफ करते हैं, स्निफ करते हैं। इसलिए इसमें मेरा ख्याल है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ये इंश्योर करे कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है नुस्खा, वो आप फार्मेसी पे जब लेके जा रहे हैं तो ऐसी ओवर काउंटर ड्रग्स आपको नहीं मिलनी चाहिए। और उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स को भी एतमाद में लें, उसे कहें कि आप ऐसी चीजों को बार बार रिपीट ना करें जिससे आप देखें कि हमारी नई नस्ल डाइवर्शन पे जा रही है। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फिकार साहब, कंसल्टेंट एंटी नाकबैन हमारे साथ मौजूद थे। ये एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर तो डेफिनेटली और डिस्कशन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूथ का मसला है और यूथ के मसले के ऊपर जब बात की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो है बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते और उनके बारे में हम बहुत लाइटली चीज़ों को नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल की, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जो तालीमी इदारे हैं, जो हमारी यूथ है, उसको बेहतर अंदाज में एक सही डायरेक्शन में स्टेयर करने के लिए हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमें एक मुस्तकिल एक ऐसा प्लान बनाना होगा कि वो तमाम ड्रग्स जो बहुत आसानी से फार्मेसीज़ पर अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो एक्सेस है लोगों तक वो किस तरह से होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए और उसका किस लेवल तक, किस हद तक इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोग ड्रग तो इस्तेमाल करें जब उन्हें ज़रूरत है, लेकिन उसको ओवर यूज़ करके उसकी एडिक्शन का जो सिलसिला है उसको कम से कम किया जा सके। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।